देखिए चैप्टर नंबर 3 जो सबसे बड़ा चैप्टर है आपके सिलेबस का, उसमें सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड इसी चैप्टर में कवर है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस, चैप्टर नंबर 3 में पहला स्टैंडर्ड 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो कल ही अपन ने कंप्लीट किया था। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। पहला तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है। बेसिकली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को अपन वर्किंग पेपर बोलते हैं। ये ऑडिटर का एक वर्किंग पेपर है। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन और कंक्लूजन रीच देयर ऑन। मतलब ऑडिटर ने जो जो प्रोसीजर परफॉर्म किया है, जो जो उसने एविडेंस लिए, उन सभी का डिटेल रिकॉर्ड ऑडिटर रखता है। और ऑडिटर को इस नेचर के वर्किंग पेपर रखने चाहिए जिससे ऑडिटर ये प्रूफ रिकॉर्ड रख सके कि उसने उसकी ऑडिट रिपोर्ट का बेस क्या है, और वो एविडेंस कोर्ट में ये एविडेंस प्रोड्यूस कर सके कि उसने ऑडिट प्लान और परफॉर्म किए इन अकॉर्डेंस विद ऐसे और अदर स्टेचुटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। मतलब वो अपनी क्वालिटी को प्रूव कर सके, सिंपली वो अपनी क्वालिटी को प्रूव कर सके। अब बोला गया पर्पज ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट। पर्पज क्या रहेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंट के? तो ऑडिट डॉक्यूमेंट के 6 पर्पज, एडवांटेज ही बोल सकते हैं अपन इसे। पहला एडवांटेज की असिस्ट द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। असिस्ट द एंगेजमेंट टीम टू सुपरवाइज, डायरेक्ट और रिव्यू, रिटेनिंग द मैटर कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस फॉर फ्यूचर ऑडिट। और आपका एक्सटर्नल इंस्पेक्शन कंडक्ट हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन और रिव्यू हो सकता है वर्किंग पेपर से। ये सभी एडवांटेज थे। और अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है। फिर क्वेश्चन आता है कि ऑडिटर को कितने वर्किंग पेपर रखने चाहिए, किस फॉर्मेट में रखने चाहिए। तो ऑडिटर को इस फॉर्मेट में और इतने ज्यादा वर्किंग पेपर रखने चाहिए जिससे एक एक्सपीरियंस ऑडिटर तीन चीजों को समझ सके कि ऑडिटर ने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया, उस प्रोसीजर का क्या रिजल्ट निकला और क्या एविडेंस लिए गए, एंड सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट एंड हाउ द सच मैटर आर एड्रेस, एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट टेकन बाय द ऑडिटर। अब भाइयों इससे क्वेश्चन आ सकता है सिग्निफिकेंट मैटर क्या क्या हो सकते हैं ऑडिट में। कल पढ़े थे अपन सिग्निफिकेंट मैटर लाइक रिस्क, अगर किसी एरिया में बहुत ज्यादा रिस्क हुआ है, मिला है ऑडिटर को। सेकेंड, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी फेस बाय द ऑडिटर, ऑडिटर को बहुत परेशानी हुई है ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में। ऐसे मैटर जिसमें ऑडिटर को बहुत बड़ा रिस्क मिला है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुआ है। ऐसे मैटर जिसकी वजह से रिपोर्ट मॉडिफाई होने वाली है या इंफेसिस ऑफ मैटर इंक्लूड होने वाला है, ये सभी मैटर सिग्निफिकेंट मैटर में कवर होंगे। फर्दर ऑडिटर ये भी डॉक्यूमेंट करेगा कि आइडेंटिफाई द करेक्ट, मतलब कौन कौन से आइटम की चेकिंग की गई है, किसने चेकिंग की, कब की, टाइमिंग क्या था, किसने रिव्यू किया, कब रिव्यू किया, ये सभी डिटेल वर्किंग में नोट करेगा। फर्दर ऑडिटर जरूर वर्किंग पेपर में रिकॉर्ड में रखेगा सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस विद द मैनेजमेंट और 2-4 विद गवर्नेंस, कब डिस्कस हुए, किसके साथ डिस्कस हुए। और अगर ऑडिटर को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि इनकंसिस्टेंट है विद द ऑडिटर फाइनल कंक्लूजन, तो ऑडिटर उसे डॉक्यूमेंट करेगा कि हाउ द सच इनकंसिस्टेंसी हैज बीन एड्रेस, कैसे उस इनकंसिस्टेंसी को एड्रेस किया गया, रिजॉल्व किया गया। उसके बाद आपका आता है कंप्लीशन मेमोरेंडम, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंपल वे में याद रखना, समरी ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट, समरी। इसमें अपन सिग्निफिकेंट मैटर को समराइज वे में रिकॉर्ड करते हैं और उस मैटर को हमने कैसे एड्रेस किया था, और ये हमको हेल्प करती है फ्यूचर ऑडिट में रिव्यू और इंस्पेक्शन करने में, कि अगर फ्यूचर में हमें वो वर्किंग पेपर रिव्यू करने हैं तो हम इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में उसको रिव्यू और इंस्पेक्शन कर सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग कितने डॉक्यूमेंट रखने, कम की ज्यादा रखने, डिपेंड करता है नेचर एंड साइज पर, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पर, नेचर ऑफ ऑडिट मेथोलॉजी, क्या क्या मेथड यूज किया आपने, इंक्वायरी की है कि ऑब्जर्वेशन किया है कि री परफॉर्मेंस किया है, एविडेंस रिस्क कितना है, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस, वो एविडेंस कितने इंपॉर्टेंट है, कितने एक्सेप्शन आपको मिल रहे हैं, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाई, और नीड टू डॉक्यूमेंट ए कंक्लूजन नॉट रेडिली डिटर्मिनेबल फ्रॉम द
डॉक्यूमेंट ऑफ वर्क परफॉर्म। अगर किसी मैटर के बारे में डॉक्यूमेंट से तुरंत कंक्लूजन निकालना डिटर्मिनेबल नहीं है तो उस मैटर के बारे में आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट रखने होंगे। अब एग्जाम्पल थे, इससे भी क्वेश्चन आता है भाइयों ऑडिट डॉक्यूमेंट के क्या क्या एग्जाम्पल। ऑडिट प्रोग्राम हो गया, चेकलिस्ट हो गया, इशू मेमोरेंडा हो गया, एनालिसिस हो गया, आपका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट, ये सभी डॉक्यूमेंट में कवर होंगे। प्लस डॉक्यूमेंट आल्सो इंक्लूड एंटिटी अकाउंटिंग रिकॉर्ड के एक्सट्रैक्ट को भी डॉक्यूमेंट का पार्ट माना जाता है। और इट डज नॉट सब्सटीट्यूट द एंटिटी टू सब्सटीट्यूट देयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड। असेंबली ऑडिटर को जैसे ही ऑडिट कंप्लीट होती है, जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उसको एक फाइल में असेंबल करना है, जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो सकता है और फिजिकल मोड में भी हो सकता है। और असेंबली प्रोसेस 60 डे के अंदर कंप्लीट करनी है। असेंबली करना एक केवल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, इट डज नॉट इन्वॉल्व द परफॉर्मिंग द न्यू ऑडिट प्रोसीजर और ड्रॉइंग द न्यू ऑडिट कंक्लूजन। जो ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन जब ऑडिटर असेंबल करेगा तो वो ये सब कर सकता है, डिलीट, सॉर्टिंग करना, कोलेटिंग करना, क्रॉस रेफरेंसिंग करना, चेकिंग ऑफ द चेकलिस्ट को साइन ऑफ करना, ये सभी कर सकता है। रिटेंशन पीरियड रहेगा 7 साल तक। और ऑनरशिप, वर्किंग पेपर इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर अपने डिस्क्रिप्शन से उसके एक्सट्रैक्ट क्लाइंट को दे सकता है, बट ऐसे वर्किंग पेपर नहीं देगा जिससे उसकी वर्क की वैलिडिटी पर डाउट हो या फिर उसकी इंडिपेंडेंसी पर डाउट हो। ऐसे वर्किंग पेपर नहीं देगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड था। ऑडिट एविडेंस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन यूज बाय द ऑडिटर टू अराइव ए कंक्लूजन, जिसके बेसिस पर ऑडिटर ओपिनियन देता है। एविडेंस दो जगह से मिल सकते हैं, एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड से जहां से बैलेंस शीट बनी है, और दूसरा अदर सोर्स से ऑडिटर को एविडेंस मिल सकते हैं। एग्जाम्पल अकाउंटिंग रिकॉर्ड के एग्जाम्पल दिए गए हैं, लाइक कंपनी के जर्नल, लेजर, जर्नल एंट्रीज, लेजर हो गया, सपोर्टिंग रिकॉर्ड हो गए, परचेज इनवॉइस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना, ये सभी, स्टॉक रिकॉर्ड हो गया, ये सभी। अदर सोर्स के एग्जाम्पल दिए गए, मिनट्स बुक हो गई, रिटर्न कंफर्मेशन हो गया, मैनुअल, इंटरनल कंट्रोल के मैनुअल हो गए, ये सभी अदर सोर्स हो गई। ऑब्जेक्टिव इस ऐसे में ऑडिटर का ऑब्जेक्ट है कि ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेने, जिसके बेसिस पर एक ऑडिटर रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ कर सके, जो ऑडिटर के ओपिनियन को फॉर्म करने में हेल्प करे। कभी कभी ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्क को यूज करना पड़ता है अपने एज ए ऑडिट एविडेंस के रूप में। यूज करने से पहले 3 बातें कंसीडर करना है: एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। और उसके बाद उसके वर्क को समझना है और इवैल्यूएट करना है कि उसका वर्क अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। अगर ऑडिटर को जो एविडेंस मिले हैं उसमें डाउट लगता है या इनकंसिस्टेंसी मिलती है, तो ऑडिटर को एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है टू रिजॉल्व द सच इनकंसिस्टेंसी और डाउट। सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या होता है? सफिशिएंसी का मतलब क्वांटिटी टर्म्स में, अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्वालिटी टर्म्स में। क्वांटिटी इफेक्ट होती है 3 फैक्टर से: मटेलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, रिस्क कितना है उस आइटम में, और साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, एंड आल्सो अफेक्ट ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ एविडेंस। अगर आपने अच्छी क्वालिटी के एविडेंस ले लिए हैं तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं, और अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको क्वांटिटी हो सकता है ज्यादा लेना पड़े। और अप्रोप्रिएटनेस मींस रेलिवेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। एविडेंस रेलिवेंट भी होने चाहिए और रिलायबल भी होने चाहिए। रिलायबिलिटी डिपेंड करती है कि आपने किस सोर्स से एविडेंस लिया है, नेचर ऑफ एविडेंस क्या है, और किन परिस्थितियों में एविडेंस लिया गया है। सोर्स ऑडिट एविडेंस कहां से मिल सकते हैं? एनालिसिस करके, लाइक रेशियो, रीपरफॉर्मेंस करके, रिकंसिलेशन करके, इन सभी मेथड से ऑडिटर को एविडेंस मिल सकते हैं। ऑडिट प्रोसीजर 2 टाइप की होती है: रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर 2 टाइप की होती है: टेस्ट ऑफ कंट्रोल टेस्ट और सब्सटेंसी ऑडिट प्रोसीजर। एंड सब्सटेंसी ऑडिट प्रोसीजर इन्वॉल्व द टेस्ट ऑफ डिटेल करना एंड एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना। मेथड फॉर कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस, शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, आरओआई को इंस्पेक्शन करके एआरसी लेना।
आर का मतलब रिकम्प्यूटेशन, अर्थ में मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। ओ का मतलब ऑब्जर्वेशन, लुकिंग इनटू ए प्रोसेस बीइंग परफॉर्म बाय द एंटिटी कंट्रोल या एंटिटी एम्प्लॉय, कोई प्रोसेस को देखना। आई का मतलब इंक्वायरी, सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन। इंक्वायरी दोनों टाइप की हो सकती है, फॉर्मल और रिटर्न, और अगर फॉर्मल होती है तो ऑडिटर को जरूर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना चाहिए। इंस्पेक्शन दो चीजों का होता है, एक रिकॉर्ड का होता है और एक एसेट का, फिजिकल इंस्पेक्शन। एनालिटिकल प्रोसीजर, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में। रीपरफॉर्मेंस करना, इंडिपेंडेंटली एक वर्क को एग्जीक्यूट करना जो ऑलरेडी हो चुका है। एग्जांपल, इन्वेंट्री का ऑडिटर फिर से टेस्ट काउंट कर रहा है जो इन्वेंट्री ऑलरेडी काउंटिंग हो चुकी है। कंफर्मेशन, एक डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी इज द एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एविडेंस दो टाइप के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। नेचर सोर्स के बेसिस पर और नेचर के बेसिस पर, डॉक्यूमेंट्री, विजुअल और ओरल। कौन से एविडेंस मोर रिलायबल होंगे? एक्सटर्नली एविडेंस मोर रिलायबल होंगे इन कंपैरिजन टू इंटरनली जनरेटेड एविडेंस, बट इंटरनली भी रिलायबल हो सकते हैं अगर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है। डायरेक्टली मोर रिलायबल होंगे इन कंपैरिजन टू इनडायरेक्टली। डॉक्यूमेंट्री मोर रिलायबल होंगे इन कंपैरिजन टू ओरल एविडेंस, और ओरिजिनल कॉपी मोर रिलायबल होगी इन कंपैरिजन टू फोटो कॉपी, फैक्स कॉपी और ईमेल कॉपी। ये आपका हो गया ऐसे 500। अब भाइयों आता है नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऐसे 501 विथ रिस्पेक्ट टू 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि एक रिटर्न स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने दिया है ऑडिटर को, जो दो चीजों के बारे में कंफर्मेशन प्रोवाइड करना सर्टेन मैटर के बारे में। एग्जांपल इसका मैंने दिया था कि मैनेजमेंट ने जब अपॉइंट किया था आपको, तो मैनेजमेंट ने बोला था कि हम सभी बुक्स, सभी रिकॉर्ड, सभी इंफॉर्मेशन देंगे। अब ऑडिट कंप्लीट हो गई है, मैनेजमेंट फिर से कंफर्म कर रही है कि हमने सभी दे दिए हैं आपको। और सपोर्ट द अदर एविडेंस, जो ऑडिटर ने अदर एविडेंस, लाइक ऑडिटर ने एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया है, उससे जो एविडेंस मिले उसको सपोर्ट देता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एविडेंस तो होता है, बट इट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। देयरफॉर फैक्ट दैट, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था ये, जान है इस ऐसे की। फैक्ट दैट मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड, कितने भी रिलायबल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दिए हो, इट डज नॉट अफेक्ट द नेचर और एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट एविडेंस दैट द ऑडिटर माइट बी ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग द अदर ऑडिट प्रोसीजर। मतलब मैनेजमेंट ने कितने भी रिलायबल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड क्यों ना कर दिए हो, इट डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अदर एविडेंस विच द ऑडिटर माइट बी ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग द अदर ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेगा, ऐसी मैनेजमेंट से लेगा जिसको, जो लायबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए और जिसको उस सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज होना चाहिए। ये एग्जाम में दो बार आ चुका है। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सा है, पहला कंफर्म करना। कंफर्म का मतलब यहां पर लैंग्वेज डिफरेंट लिखी गई है, बट मीनिंग वही है, कंफर्म करना। टू रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना फ्रॉम द मैनेजमेंट बिलीव दैट इट हैज फुलफिल द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपन ऐसे 210 में पढ़े थे प्री कंडीशन में, कि मैनेजमेंट ने अपनी जो फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल कर दी है। दूसरा, टू सपोर्ट द अदर ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और असर्शन के बारे में। और टू रिस्पॉन्स देना, अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिल गया है तो उसका रिस्पॉन्स देना कि वो सही लग रहा है कि नहीं, और अगर नहीं मिला है तो भी रिस्पॉन्स देना। तो रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली व्हेन द रिक्वेस्टेड रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट या फिर नॉट प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। तो ये तीन ऑब्जेक्ट याद रखना। पहला, कंफर्म करना, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंफर्म कर रही है कि हमने अपनी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर लिया है। दूसरा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सपोर्ट करता है अदर एविडेंस को। और तीसरा, सब रिस्पॉन्स देना, अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है या मिल गया है तो उसका रिस्पॉन्स देना। किससे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है भाइयों, ये पूरा पैराग्राफ का कंक्लूजन यही है कि जनरली मैनेजमेंट से लेते हैं, कभी कभी टीसीडब्ल्यूजीबी से भी ले सकते हैं, बट अल्टीमेट हम उससे लेंगे जिसको कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए लायबल है और जिसको उस सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज होना चाहिए, बस उससे। चाहे वो सीएफओ भी हो सकता है, चाहे वो सीएस भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है।
रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के कंटेंट्स क्या होंगे, क्या क्या मैटर इंक्लूड होगा, तो वही चीज, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, मैनेजमेंट ने सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है ना। और अदर मैटर, अगर अदर ऐसे रिक्वायर करता है तो उस मैटर में WRL लेना होगा, या फिर ऑडिटर के जजमेंट में कोई भी अदर मैटर अगर लगता है तो उस मैटर के बारे में ऑडिटर WRL ले सकता है। डेट और पीरियड, नॉर्मली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट जो रहेगी वो ऑडिट रिपोर्ट की डेट या उससे पहले होनी चाहिए, बट इट शुड नॉट बी आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। और पीरियड उसी पीरियड का होना चाहिए जिस पीरियड की ऑडिट रिपोर्ट इशू हो रही है, ऑडिट रिपोर्ट की पीरियड का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। फॉर्म ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक रिप्रेजेंटेशन लेटर रहेगा जो ऑडिटर को एड्रेस किया जाएगा। लेकिन अगर किसी लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायर करता है मैनेजमेंट को कि उस किसी मैटर के बारे में पब्लिक स्टेटमेंट देना है, मैनेजमेंट को पब्लिकली डिस्क्लोज करना है उस मैटर को, तो उस मैटर के बारे में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब डाउट और दूसरा नहीं प्रोवाइड किया गया, अगर ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो मिले हैं उसमें डाउट लग रहा है तो ऑडिटर री इवैल्यूएट करेगा मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी, कॉम्पिटेंसी, ड्यू डिलीजेंस, इन सभी को। और अगर ऑडिटर को फाइनली लग रहा है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं लग रहे हैं तो इस केस में ऑडिटर उसका पॉसिबल इफेक्ट देखेगा ऑडिट रिपोर्ट में, और ऑडिटर डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन दे देगा, डिस्क्लेमर। और सेकेंड है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट नहीं दे रही है तो ऑडिटर एक बार डिस्कस करेगा, मैनेजमेंट से पूछेगा क्यों नहीं दे रहे हो, फिर एक बार मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी को रीवैल्यूट करेगा। और अगर ऑडिटर को लगता है सिग्निफिकेंट डाउट मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी पर, तो ऑडिटर अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, पॉसिबल इफेक्ट ऑन ओपिनियन, दैट मींस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करेगा। ये खत्म हो गया 580। नेक्स्ट ऐसे 501, ये भाइयों ऑडिट एविडेंस विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम, कुछ आइटम दिए गए हैं उसके बारे में ऑडिटर को स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन देना होगा। कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जिसके बारे में ऑडिटर को स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन, तीन आइटम दिए गए हैं, पहला इन्वेंट्री, दूसरा लिटिगेशन क्लेम और तीसरा सेगमेंट इंफॉर्मेशन। पहला है इन्वेंट्री, ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना पड़ेगा रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन के बारे में। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है। हमको यहाँ पर वैल्यूशन के बारे में एविडेंस नहीं लेना है, याद रखना। हमको यहाँ पर कंप्लीटनेस के बारे में एविडेंस नहीं लेना है, हमको यहाँ पर ऑनरशिप के बारे में एविडेंस नहीं लेना है, हमको यहाँ पर एग्जिस्टेंस के बारे में लेना है और कंडीशन के बारे में एविडेंस लेना है। एग्जिस्टेंस और कंडीशन के बारे में एविडेंस लेना है, ये ध्यान रखिएगा भाई। दूसरा, हमको कंप्लीटनेस के बारे में, लिटिगेशन क्लेम के कंप्लीटनेस के बारे में एविडेंस लेना है कि क्या मैनेजमेंट ने सभी लिटिगेशन क्लेम को डिस्क्लोज कर दिया है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और सेगमेंट इंफॉर्मेशन, बिजनेस वाइज रिपोर्टिंग, प्रॉफिट लॉस बिजनेस वाइज बनाना, तो उसका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एज पर FRF हुआ है कि नहीं, उसके बारे में एविडेंस लेना है। अब सबसे पहले इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री मटेरियल आइटम है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो ऑडिटर को एविडेंस लेना है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। और कैसे लेगा, बाय अटेंडिंग द फिजिकल काउंट प्रोसेस। ऑडिटर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग को अटेंड करेगा अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब है कि जनरली 31 मार्च में सभी क्लाइंट के यहाँ वो अटेंड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए लिख दिया गया अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। और वहां जाकर ऑडिटर ये 5 चीजें करेगा। पहला, इवैल्यूट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द इन्वेंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजिकल काउंट प्रोसेस। मैनेजमेंट ने अपने इंप्लॉय लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि काउंटिंग कैसे करनी है, और मैनेजमेंट ने अपने इंप्लॉय लोगों को प्रोसीजर बनाई होगी कि कैसे काउंटिंग करनी है, कौन करेगा काउंटिंग, टाइमिंग क्या रहेगी काउंटिंग की। तो ऑडिटर को इवैल्यूट करना है, समझना है कि मैनेजमेंट ने जो प्रोसीजर बनाई है वो सही है कि नहीं इन्वेंट्री काउंटिंग करने की। सेकेंड, ऑब्जर्व ऑफ ऑडिटर, जब मैनेजमेंट काउंटिंग करेगी, कंपनी के एम्प्लॉय लोग काउंट करेंगे तो खड़े होकर देखना है कैसे काउंटिंग हो रही है, क्या काउंटिंग के लिए वही इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं जो मैनेजमेंट ने बताए हैं।
थर्ड इज द इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री, ऑडिटर को कंडीशन चेक करनी होगी इन्वेंट्री इंस्पेक्शन करके। और फोर्थ इज द टेक द टेस्ट काउंटिंग ऑफ सम इन्वेंट्री, ऑडिटर कुछ इन्वेंट्री की टेस्ट टेस्ट बेसिस पर काउंटिंग करेगा। और फाइनली ऑडिटर परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर ओवर द एंटिटी फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड टू डिटरमाइन वेदर दे आर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द एंटिटी इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट। यानी ऑडिटर फाइनली ये देखेगा कि जो बुक्स में इन्वेंट्री दिख रही है, जो स्टॉक रजिस्टर में इन्वेंट्री दिख रही है, वो उतनी ही रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं जितना फिजिकल काउंट में इन्वेंट्री मिली थी। अगर वो जब ऑडिटर इन्वेंट्री अटे फिजिकल काउंट करेगा तो उसके लिए प्लानिंग करेगा। प्लानिंग में क्या क्या मैटर कंसीडर करेगा, किस नेचर की इन्वेंट्री है, मतलब किस नेचर की है, क्या वो साइज उसका बहुत बड़ा है कि साइज बहुत छोटा है, कि किस टाइप की है, कंप्लीट WIP किस स्टेज पर कंप्लीट हो चुका है, रिस्क कितना है इन्वेंट्री में, कंट्रोल कैसा है इन्वेंट्री में, क्या मैनेजमेंट ने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन बना के रखे हैं कि नहीं, फिजिकल काउंट प्रोसेस के लिए मैनेजमेंट ने प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शन सही बना के रखे हैं कि नहीं, टाइमिंग ऑफ मैनेजमेंट कब कब काउंटिंग करती है फिजिकल काउंट, नेक्स्ट वेदर द एंटिटी मेंटेन द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है कि नहीं, लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री कितनी जगह लोकेट है, और वेदर द क्या एक्सपर्ट की जरूरत लगेगी, क्या फिजिकल काउंट करते समय क्या एक्सपर्ट की जरूरत लगेगी क्या। अगर ऑडिटर बैलेंस शीट डेट में नहीं जा पा रहा है तो ऑडिटर को कुछ अदर डेट में अटेंड करना पड़ेगा, और ऑडिटर को एडिशनल एविडेंस लेने पड़ेंगे कि जो चेंज इन इन्वेंट्री हुई है बैलेंस शीट डेट के बाद, यानी कि अप्रैल में 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल को जो इन्वेंट्री चेंज हुई है उसे प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लिया गया है कि नहीं। अगर ऑडिटर इन्वेंट्री नहीं अटेंड कर पा रहा है तो सम अदर अल्टरनेटिव डेट में अटेंड करेगा। और अगर इन्वेंट्री अटेंड करना इम्प्रैक्टिकेबल हो गया, मतलब पॉसिबल नहीं है इन्वेंट्री काउंटिंग को अटेंड करना, तो इस केस में बोलता है कि परफॉर्म द अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या हो सकती है कि जो इन्वेंट्री आपके पास रखी गई थी उसको नेक्स्ट ईयर आपने सेल अगर कर दिया है तो सेल के डॉक्यूमेंट ऑडिटर चेक कर सकता है। और अगर कोई अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई कर देगा इन अकॉर्डेंस विथ एसए 705। और अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास हेल्ड है, अगर इन्वेंट्री हमारी ना कोल्ड स्टोरेज में पड़ी है, इन्वेंट्री हमारी रेलवे ग्राउंड में गोडाउन में पड़ी है, तो ऑडिटर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेगा बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग। पहला कंफर्मेशन ले सकता है थर्ड पार्टी से, और दूसरा परफॉर्म द इंस्पेक्शन और अदर, लाइक वेयर हाउस कीपर का सर्टिफिकेट हो गया, या कोल्ड स्टोरेज ने जो रिसिप्ट दी होगी इन्वेंट्री की रिसिप्ट, उसको वेरीफाई करके एविडेंस ले सकता है। लिटिगेशन क्लेम के कंप्लीटनेस के बारे में कैसे एविडेंस लेगा, तो ऑडिटर इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से या कंपनी के इन हाउस लीगल काउंसिल से, रिव्यू करेगा कंपनी की मिनट्स बुक को और कॉरेस्पॉन्डेंस जो हुए होंगे कंपनी का लीगल काउंसिल से, और रिव्यू द मिनट्स, रिव्यू द लीगल एक्सपेंस जो पीएल अकाउंट में डेबिट हुए होंगे ऑडिटर उसे रिव्यू करेगा। इससे ऑडिटर को एविडेंस मिल जाएंगे कंप्लीटनेस। और अगर ऑडिटर को रिस्क लगता है, किसी डाउट लग रहा है कि लिटिगेशन क्लेम पेंडिंग हो सकता है, डाउट है, क्लियर नहीं है, रिस्क लग रहा है, ऑडिटर को रिस्क लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टेंस ऑफ लिटिगेशन क्लेम, तो ऑडिटर सीक द कम्युनिकेशन डायरेक्टली विद द एंटिटी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, जो कंपनी का एक्सटर्नल एडवोकेट होगा, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल होगा, उससे डायरेक्टली ऑडिटर बातचीत कर सकता है। लेकिन अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर एक्सटर्नल लीगल काउंसलर को अगर लॉ प्रोहिबिट करता है, उसको लॉ मना करता है, या उसकी प्रोफेशनल बॉडी जो जो लॉयर होगी उसकी जो प्रोफेशनल बॉडी होगी लाइक बार काउंसिल ऑफ एडवोकेट, अगर ये प्रोहिबिट करते हैं उनको, उसको लॉयर को, कि तेरे को किसी से कम्युनिकेट नहीं करना है, क्लाइंट की बातें किसी को नहीं बतानी है, तब तो फिर ऑडिटर नहीं ले पाएगा इंफॉर्मेशन। अब ऑडिटर को अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस लेना होगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट ऑडिटर को जानबूझकर रोक रही है कि भाई तुमको बातचीत नहीं करनी
है कंपनी के लॉयर से, या फिर सेकंड केस लॉयर जानबूझकर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, कंपनी का एक्सटर्नल लीगल काउंसल जानबूझकर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, या फिर तीसरा अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिल पा रहे, तो इन तीनों केस में ऑडिटर अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई कर देगा एज पर ऐसे 705। और लास्ट में एक WRL ले लेना है अपने को। मैनेजमेंट ऑडिटर को लिख कर देगी कि हमने सभी लिटिगेशन क्लेम आइडेंटिफाई कर दिए हैं और आपको डिस्क्लोज कर दिए हैं ऑडिटर को, और दूसरा सभी लिटिगेशन को अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर डिस्क्लोज कर दिया है इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल FRS। तो भाइयों देखो, अभी अपन ने 4 स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिए हैं, 230, 500, 501 और 580। किसी को कुछ पॉइंट में डाउट हो तो तुरंत पूछ सकते हैं। कोई डाउट है बेटा? कुछ चीज याद आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा? क्या रितिका एकदम नींद में हो क्या बेटा? कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है एकदम। अब भाइयों नेक्स्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। बहुत सिंपल सा है, देखिए एकदम ओवरव्यू, आप एकदम कॉन्सेप्चुअली याद रखोगे ना, एकदम इजी लगेगा। ये सब टॉपिक बहुत इजी लगेगा। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है भाइयों? सिंपल सा मतलब, एक्सटर्नल मतलब बाहर, मतलब ऑडिटर अगर डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स ले रहा है थर्ड पार्टी से इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में अगर ऑडिटर थर्ड पर्सन से डायरेक्टली रिस्पॉन्स ले रहा है, तो सच रिटर्न रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द एक्सटर्नल। वो पेपर फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, अदर मीडिया में भी हो सकता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव कंफर्मेशन मींस एक ऐसा कंफर्मेशन जिसमें कंफर्मिंग पार्टी रिस्पांस दोनों केस में देगी, चाहे और वो एग्री हो चाहे डिसएग्री हो विद द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर। और निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट तभी होगा जब थर्ड पार्टी डिसएग्री होगी तो ही रिस्पांस आएगा, इसका मतलब एग्री होगी तो कोई रिस्पांस नहीं आएगा। इसलिए निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेस परसुएसिव एविडेंस, लेस रिलायबल एविडेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए जनरली ऑडिटर को यूज नहीं करना चाहिए निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। लेकिन अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऑडिटर में यूज द निगेटिव कंफर्मेशन। मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया था आपको पहला कि अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट लो है, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है कंपनी का, तीसरा अगर एक्सपेक्टेड एरर लो है, फोर्थ तीसरा कि जो अकाउंट बैलेंस है वो स्मॉल अमाउंट के हैं, और फिफ्थ है कि ऐसी कोई सरकमस्टेंसेस प्रेजेंट नहीं है जो ऑडिटर को बिलीव करने में मजबूर करे कि थर्ड पार्टी डिसरिगार्ड करेगी ऑडिटर के रिक्वेस्ट को। ऑडिटर के रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड मतलब मतलब वो रिस्पांस नहीं देगी, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। मतलब पॉजिटिव वर्ड में ये पढ़ेंगे तो मीनिंग निकलेगी कि ऑडिटर को लग रहा है कि थर्ड पार्टी जरूर रिस्पांस देगी अगर वो डिसएग्री होगी तो अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऑडिटर में यूज द निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अब जब भी आपको कंफर्मेशन लेना है, अच्छा इसके साथ आपको मैंने बताया था ऐसे 330 के नीचे पॉइंट दिए हैं वो भी आपको पढ़ने रहेंगे ध्यान से। पेज नंबर 64 में हमेशा ध्यान रखना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज पार्ट ऑफ द सब्सटेंसी ऑडिट प्रोसीजर का पार्ट होता है। जो लास्ट वाली ऑडिट प्रोसीजर है ना, सब्सटेंसी उसका पार्ट होता है।
एक्सटर्नल कंफर्मेशन जनरली यूज किया जाता है अकाउंट बैलेंस को वेरीफाई करने के लिए और उसके एलिमेंट, उसके पार्ट अकाउंट बैलेंस, but need not restricted to these item. Auditor may request the external confirmation to verify the terms of agreement, contract or transaction between the entity and other party. कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को वेरीफाई करने के लिए भी ईसी का यूज किया जा सकता है। फिर एरिया दिए गए बैंक बैलेंस को वेरीफाई करने के लिए अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री हेल्ड विद थर्ड पार्टी, टाइटल डीड हेल्ड विद द थर्ड पार्टी, इन्वेस्टमेंट हेल्ड विद द थर्ड पार्टी, है ना, लेंडर से कंफर्मेशन लेना, क्रेडिटर लोगों से कंफर्मेशन लेना, ये सभी एग्जांपल हो गया एरिया। फैक्टर जो ऑडिटर को हेल्प करेंगे कि कंफर्मेशन यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 3 फैक्टर दिए गए, ये सीए फाइनल में आया था लास्ट एग्जाम में, दिसंबर 21 के सीए फाइनल के पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। फैक्टर टू बी कंसीडर इन डिटरमाइनिंग द यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। 3 फैक्टर है भाइयों, बहुत लॉजिकल है एकदम। पहला फैक्टर बोलता है कि अगर उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में कंफर्मिंग पार्टी को नॉलेज ही नहीं है तो मतलब ही नहीं भाई, कंफर्मेशन क्या मतलब का, वो तो बिना नॉलेज के साइन करके दे देगा, वो कोई मतलब नहीं है, कंफर्मेशन रिलायबल नहीं रहेगा। तो आपको पहले देख लेना है कंफर्मिंग पार्टी नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अंदर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, अपने खुद एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, बस ये लाइन लिखना जरूरी है बस। दूसरा, एबिलिटी और विलिंगनेस ऑफ कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्स। मतलब आप ये देख लो कि क्या थर्ड पार्टी, आप सोचो एग्जांपल, पिछले 2 साल से आप मिस्टर एक्स को एक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं और कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है 2 सालों से। इस साल मत ही यूज करो भाई, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 साल से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो एबिलिटी और विलिंगनेस ऑफ थर्ड पार्टी। और तीसरा, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी। अगर थर्ड पार्टी अगर रिलेटेड पार्टी है तो उसका रिस्पॉन्स कभी रिलायबल नहीं रहेगा, इसलिए यूज ही मत करो। आप दूसरी मेथड अडॉप्ट करो एविडेंस लेने के लिए, दूसरी प्रोसीजर अडॉप्ट करो, आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन मत यूज करो। तो ये 3 फैक्टर ऑडिटर को हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात? अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन के स्टेप दिए गए, 4 स्टेप। सबसे पहला कि हमें डिसाइड करना है कि किस आइटम, किस इंफॉर्मेशन के बारे में कंफर्मेशन लेना है। डेटर के बारे में लेना है, क्रेडिटर के बारे में लेना है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लेना है, किसके बारे में। दूसरा, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग, किसको एड्रेस करें, किसका नाम एड्रेसी में रखें जिससे हमको रिस्पांस मिल जाए। डिजाइन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, फॉर्म डिजाइन करो। और फॉर्म डिजाइन करते फैक्टर, इससे क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर क्या क्या देखूं, असर्शन बीइंग एड्रेस, किस असर्शन के बारे में लेना चाहते हो, वैल्यूशन के बारे में कि कंप्लीटनेस के बारे में। रिस्क कितना है उस आइटम में, रिस्क ज्यादा है तो पॉजिटिव कंफर्मेशन यूज करो, रिस्क कम है तो निगेटिव यूज कर लो। लेआउट एंड प्रेजेंटेशन, ब्लैंक होना चाहिए कि लेटर हेड, कंपनी के लेटर हेड में कंफर्मेशन लोगे। प्रीवियस एक्सपीरियंस, लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस को यूज करो। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, और ओरल ले रहे हो कि रिटर्न ले रहे हो, रिटर्न में ईमेल से ले रहे हो कि फिजिकल ले रहे हो, कैसे। मैनेजमेंट इंकरेजमेंट टू थर्ड पार्टी टू रिस्पॉन्स टू द ऑडिट, क्या मैनेजमेंट ऑडिटर को, थर्ड पार्टी को इंकरेज, मोटिवेट कर रही है कि नहीं, कि ऑडिटर जब भी कंफर्मेशन मांगेगा आप जरूर रिस्पॉन्स दीजिएगा। एंड लास्ट इज द एबिलिटी ऑफ कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्स द कन्फर्म, ये भी देख लो कि क्या थर्ड पार्टी एबल है क्या उस मैटर में रिस्पॉन्स देने के। अब भाइयों इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देखो। अब भाइयों जो थर्ड पार्टी है ना वो ओडिशा में रहता है भाइयों, उड़ीसा का बिजनेसमैन है, उससे कंफर्मेशन लेना है। अब उसको मैं अगर हिंदी में कंफर्मेशन लेटर भेजूंगा ना वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको हिंदी लैंग्वेज आती नहीं है,
उसको ओडिया लैंग्वेज आती है, तो मुझे ना अब कंफर्मेशन ड्राफ्ट करते समय हो सकता है इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करूं या उड़ीसा लैंग्वेज का यूज करूं। मैं हिंदी लैंग्वेज का यूज करूंगा ना तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो ऑडिटर को थर्ड पार्टी की एबिलिटी भी देख लेनी चाहिए कि उसकी क्या कॉम्पिटेंसी है, उसके बेसिस पर मुझे कंफर्मेशन डिजाइन करना चाहिए। अब लास्ट स्टेप, सेंडिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट फॉलो अप करना, मतलब एक भेज दो और अगर रिस्पांस नहीं आता है तो एक बार और भेजो। अब वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड का, मैनेजमेंट रोक रही है ऑडिटर को कि मत लो कंफर्मेशन। मैनेजमेंट ऑडिटर को बोल रही है कि भाई तुम इसी मत लो। ऑडिटर को सबसे पहले मैनेजमेंट से रीजन पूछना चाहिए और असेस द वैलिडिटी देयर ऑफ, कि रीजन सही लग रहा है कि नहीं, और उस रिफ्यूजल का इंपैक्ट देखना चाहिए कि क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बढ़ रहा है क्या, इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड नेचर, क्या उसे अपना नेचर टाइमिंग एक्सटेंड को बढ़ाना पड़ेगा क्या उस आइटम। तो क्या रिफ्यूज करने से क्या रिस्क बढ़ रहा है, क्या मटेरियल में रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ रहा है क्या, क्या नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बढ़ानी पड़ेगी क्या, एंड परफॉर्म द अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर अगर रीजनेबल रीजन है। यहां पर लिखवाया था इफ रीजनेबल रीजन, मैनेजमेंट ने जो रीजन बताया रीजन है तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर लो। और अगर रीजन अनरीजनेबल है या अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से भी कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहा है तो ऑडिटर एक बार टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करके इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट और इफेक्ट ऑन ऑडिट ओपिनियन, मतलब अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई कर देगा। खत्म हो गया ये एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। इसके बाद भाइयों नेक्स्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट, जिसमें ऑडिटर को तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ओपनिंग बैलेंस के बारे में, अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में और प्रीडिसेसर ऑडिटर के बारे में। अगर लास्ट ईयर ऑडिट हुई थी तो प्रीडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट के बारे में। पहला ओपनिंग बैलेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ऑडिटर का ऑब्जेक्ट है ओपनिंग बैलेंस के बारे में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है कि उसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है जो करेंट ईयर को इफेक्ट करे। इसके लिए ऑडिटर को सबसे पहले लास्ट ईयर के लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट को रीड कर लेना चाहिए, रीड। फिर ऑडिटर को फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी चाहिए। पहला देख लेना चाहिए लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस करेंट ईयर में करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड हुए हैं कि नहीं, या और अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट प्रायर पीरियड, अगर लास्ट ईयर कोई एरर या ओमिशन हुआ था तो इस साल उसे प्रायर पीरियड आइटम के रूप में डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एफआरएफ। फिर ऑडिटर को देख लेना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस में जो अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई हुई है वो अप्रोप्रिएटली है कि नहीं, सही पॉलिसी है कि नहीं। फिर ऑडिटर को वन और मोर फॉलोइंग प्रोसीजर परफॉर्म करनी चाहिए। पहला, परस्यू द लेटेस्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट और अदर इंफॉर्मेशन। फिर ऑडिटर को डिटरमाइन करना, इवैल्यूट करना है कि करेंट ईयर ऑडिट प्रोसीजर प्रोवाइड द एविडेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंस। एग्जांपल, करेंट ईयर की प्रोसीजर एविडेंस दे रही है कि नहीं। एग्जांपल, ओपनिंग बैलेंस था डेटर का 5 करोड़ रुपए, इस साल मैं ऑडिट कर रहा हूँ उस डेटर के अकाउंट को देख रहा हूँ, करेंट ईयर में सेल को चेक कर रहा हूँ, करेंट ईयर में डेबिट हुआ है और बाय पेमेंट रिसीव बैंक 5 करोड़ रुपए, यानी कि 5 करोड़ रुपए पेमेंट आ गया था ओपनिंग बैलेंस का। इसका मतलब करेंट ईयर की प्रोसीजर से ऑडिटर को एविडेंस मिल जा रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस सही है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस 5 करोड़ का था और कंपनी को पूरा 5 करोड़ पेमेंट भी मिल गया है पूरा, यानी ओपनिंग बैलेंस में एविडेंस मिल गया है कि सही है। करेंट ईयर की प्रोसीजर से ही एविडेंस मिल गया है। और अगर नहीं मिल पा रहा है करेंट ईयर की प्रोसीजर से तो ऑडिटर स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। एग्जांपल, इसी एग्जांपल में 5 करोड़ का डेटर था, कोई ट्रांजैक्शन इस साल नहीं हुआ, इस साल यानी करेंट ईयर की प्रोसीजर कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इससे एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो ऑडिटर अलग से 5 करोड़ के बारे में एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेगा, अलग से कंफर्मेशन लेगा 5 करोड़ ओपनिंग बैलेंस के बारे में। तो ऑडिटर यहां पर स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है ओपनिंग बैलेंस। और अगर ऑडिटर को कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल जाता है ओपनिंग बैलेंस में तो ऑडिटर एक बार मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि उसे करेक्ट करिए।
और फिर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपनिंग बैलेंस के बारे में। पहला, कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं, रिपोर्ट क्वालिफाई या डिस्क्लेमर करूंगा। एविडेंस मिल गया है मटेरियल मिस स्टेटमेंट का और उसे अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज और अकाउंट फॉर नहीं किया गया, मतलब उसे प्रायर पीरियड आइटम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, इस केस में क्वालिफाई या एडवर्स करेगा। फिर सेकेंड है अकाउंटिंग पॉलिसी। ऑडिटर को एविडेंस लेना है कि लास्ट ईयर में जो पॉलिसी थी करंट ईयर में कंसिस्टेंट है कि नहीं, और अगर चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी में तो उसे अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं, और अगर नहीं किया गया है तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई या एडवर्स कर देगा। और लास्ट इज द प्रीडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट। अगर लास्ट ईयर की रिपोर्ट मॉडिफाई हुई थी तो ऑडिटर उस मैटर को इस साल कंसीडर करेगा, रिस्क की इस साल भी गलती हो सकती है, तो इस साल के रिस्क असेसमेंट करते समय उस मॉडिफिकेशन को कंसीडर करेगा। और अगर लास्ट ईयर की रिपोर्ट मॉडिफाई हुई थी और उसको अभी तक सही नहीं किया गया गलती को, तो ऑडिटर करेंट ईयर की रिपोर्ट को भी मॉडिफाई कर देगा। दैट्स से ऐसे 510। 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। बहुत सिंपल वे में बता दे रहा हूं। सब्सिक्वेंट इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद, ऑन और आफ्टर, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और इवन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी अगर कोई फैक्ट पता चलता है तो सब्सिक्वेंट इवेंट। बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू टू थर्ड पार्टी और आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू टू थर्ड पार्टी। ऑडिटर को यहाँ पर प्रोसीजर परफॉर्म करनी है सफिशिएंट एविडेंस लेने के लिए कि सभी सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि नहीं, और उसे अप्रोप्रिएटली एडजस्ट या डिस्क्लोज कर दिया गया है कि नहीं, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एफआरएफ। अर्जेस्ट का अर्जेस्ट का मतलब अर्जेस्टिंग इवेंट, डिस्क्लोजर का मतलब नॉन अर्जेस्टिंग इवेंट। इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा? सबसे पहले ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा मैनेजमेंट प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट। मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करती है सब्सिक्वेंट इवेंट को? ऑडिटर इंक्वायरी करेगा सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में मैनेजमेंट और अदर पर्सन से। ऑडिटर मिनट्स बुक जरूर चेक करेगा आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के बाद कोई मीटिंग हुई होगी। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी जरूर देखेगा। और अगर ऑडिटर को कोई नई सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हो जाती है तो ऑडिटर ये डिटरमाइन करेगा कि क्या उसे अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं, एज पर एफआरएफ। ऑडिटर WRL ले लेगा मैनेजमेंट से, रिटर्न मैनेजमेंट लिख कर देगी ऑडिटर को कि हमने सभी सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई कर दिए और आपको डिस्क्लोज कर दी है। ये ऑडिट प्रोसीजर हो गई, मेन ऑडिट प्रोसीजर। अब भाइयों यहाँ पर अगर यहाँ कोई फैक्ट पता चलता है, सुनिए, मैंने रिपोर्ट साइन कर दी है, उसके बाद ऑडिटर को कोई नई इवेंट नया फैक्ट पता चलता है, तो लॉ बोलता है कि ये ऐसे नो ऑब्लिगेशन, ऑडिटर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। एक बार रिपोर्ट साइन हो गई ना, ऑडिटर को अब कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन आगे लिखा हाउ एवर हैड द इवेंट बिकम नोन, अगर ये इवेंट यहाँ पर पता चल गई होती ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक, तो हो सकता है वो इस इवेंट की वजह से ऑडिटर की रिपोर्ट में अमेंड चेंज हो सकती थी, मतलब बहुत बड़ी सब्सीक्वेंट इवेंट है। तो ऑडिटर को सबसे पहले मैनेजमेंट से डिस्कस करना है उस मैटर को, फिर डिटरमाइन डिसाइड करना है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करना जरूरी है क्या, और इफ सो अगर जरूरी है तो ऑडिटर देखना है मैनेजमेंट इंटेंशन टू हाउ टू एड्रेस द सच मैटर इन फाइनेंशियल स्टेट, मैनेजमेंट उस मैटर को कैसे ट्रीटमेंट कर रही है, क्या उसको अर्जेस कर रही है, डिस्क्लोज कर रही है, क्या कर रही है। यही तीनों बातें लास्ट में भी है, तीसरे स्टेज में खत्म हो जाता है। देखो कुछ है ही नहीं इसमें। क्लियर है?
570 गोइंग कंसर्न। अयो जनरल पर्पज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जनरल पर्पज जो वाइड यूजर के लिए सूटेबल होते हैं, वो हमेशा इस एजम्पशन पर बनाने होते हैं कि एंटिटी गोइंग कंसर्न रहेगी। गोइंग कंसर्न का मतलब है कि एंटिटी का न ही इंटेंशन और नॉर नेसेसिटी और न ही जरूरी है टू वाइंड अप इन फोर्सेबल फ्यूचर। मतलब हमको कंपनी को बंद करने की जरूरत भी नहीं है और इंटेंशन भी नहीं है। फोर्सेबल फ्यूचर मतलब एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम 1 साल बैलेंस शीट डेट। गोइंग कंसर्न है कि नहीं है, ये मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करती है। असेसमेंट क्या करने के लिए मैनेजमेंट फ्यूचर के कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, फ्यूचर के प्रॉफिट फोरकास्ट बनाती है, फ्यूचर के प्लान बनाती है, स्ट्रेटेजी, जिसके बेसिस पर मैनेजमेंट ये स्टेब्लिश करती है कि हम गोइंग कंसर्न रह पाएंगे। फिर भी ऑडिटर को हमेशा अलर्ट रहना है कि उसके सामने कुछ ऐसी इवेंट और कंडीशन आ सकती है विच कॉज द सिग्निफिकेंट डाउट रिगार्डिंग द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू द गोइंग कंसर्न। Such event or condition cause the indicator. Such indicator may be three type: financial, operating और other indicator. फाइनेंशियल इंडिकेटर लाइक कंपनी में लाइबिलिटी ज्यादा हो गई है, करेंट लाइबिलिटी ज्यादा हो गई है, कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग मैच्योर होने वाला है और कंपनी का पैसा नहीं है रीपेमेंट करने का, कंपनी एक्सेस रिलायंस कर रही है शॉर्ट टर्म लोन पर टू फाइनेंस द लॉन्ग टर्म एसेट्स, विड्रॉल ऑफ सपोर्ट बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो, सब्सटेंसी ऑपरेटिंग लॉसेस, एरियर और डिसकंटिन्यूशन ऑफ डिविडेंड, इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर ऑन ड्यू डेट, इनएबिलिटी टू कंप्लाई लोन एग्रीमेंट, चेंज क्रेडिट परचेज ऑन कैश ऑन डिलीवरी। ये सभी एग्जांपल है फाइनेंशियल इंडिकेटर के। ऑपरेटिंग इंडिकेटर रिसोर्सेस, मैनेजमेंट इंटेंशन, मैनेजमेंट खुद चाहती है कि हम प्रोडक्शन बंद करें, कंपनी को बंद करें, क्लोज करें। सेकेंड, लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विथ नो रिप्लेसमेंट, लॉस ऑफ मेजर मार्केट कस्टमर फ्रेंचाइजी, लेबर डिफिकल्टी, शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल सप्लाई और इमरजेंस ऑफ हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर। अदर इंडिकेटर, नॉन कंप्लायंस ऑफ सिग्निफिकेंट कैपिटल और अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, पेंडिंग लिटिगेशन अगेंस्ट द कंपनी, अगर उसका रिजल्ट सक्सेसफुल रहा, कंपनी अनेबल टू सेटिस्फाई द क्लेम, चेंज कंपनी की गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज हो गया या लॉ में सिग्निफिकेंट चेंज हो गया जो कंपनी के बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफी व्हेन दे ऑकर। अगर ऑडिटर को ये सभी इवेंट पता चल जाती इसमें से कोई भी, तो ऑडिटर अब एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा कि क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या रिलेटेड टू इवेंट, और क्या उस इवेंट में अभी अनसर्टेनिटी है, बाय परफॉर्मिंग द एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। कैसे परफॉर्म करेगा, मैनेजमेंट को बोलेगा कि अगर आपने असेसमेंट नहीं किया तो असेसमेंट करो। मैनेजमेंट अब असेसमेंट करके प्लान बताएगी तो ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा कि जो मैनेजमेंट ने फ्यूचर के प्लान बनाए हैं क्या वो प्लान फिजिबल है कि नहीं, क्या वो प्लान करेंट सिचुएशन को इंप्रूव कर पाएंगे कि नहीं। अगर मैनेजमेंट ने फ्यूचर के कैश फ्लो फोरकास्ट बनाए तो ऑडिटर देखेगा कि उसमें जो डेटा यूज हुए, जो एजम्पशन यूज हुई है वो अप्रोप्रिएट रिलायबल है कि नहीं। कंसीडरिंग द एडिशनल फैक्ट और इंफॉर्मेशन अवेलेबल सिंस द डेट ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट, मैनेजमेंट ने जिस दिन असेस करके दिया उसके बाद अगर कोई नया डेवलपमेंट हुआ होगा तो उसको कंसीडर करो। और लास्ट, रिक्वेस्ट द WRL, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो अबाउट द प्लान के बारे में, फिजिबिलिटी ऑफ प्लान के बारे में। कुछ एग्जाम्पल आपको लिख कर आने एडिशन लाइक ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ बैठकर एनालाइज करेगा, डिस्कस करेगा फोरकास्ट को, इंटेरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्या कोई नए शेयर इशू हुए हैं, नया लोन लिया गया है तो उसके बारे में डिस्कस करेगा। तो ये सभी मैटर दिए गए एग्जाम्पल। अब रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, गोइंग कंसर्न के बारे में रिपोर्टिंग। फाइनली ऑडिटर ने कंक्लूड किया कि गोइंग कंसर्न तो अप्रोप्रिएट है, नहीं है, नॉट अप्रोप्रिएट, और मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिक्विडेशन बेसिस पर बनाए हैं।
तो ये तो गलत है, आप गोइंग कंसर्न नहीं हो और फिर भी गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनाए, ऑडिटर एडवर्स रिपोर्ट दे देगा। यहाँ पर मैनेजमेंट भी बोल रही है कि लिक्विडेशन बेसिस पर बनाए हैं, ठीक है, ऑडिटर यहाँ अनमॉडिफाई ओपिनियन देगा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि मैनेजमेंट ने अपने अकाउंट तो मैनेजमेंट डिस्क्लोज करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग अल्टरनेटिव अकाउंटिंग मेथड लाइक लिक्विडेशन मेथड, ये बारे में इसके बारे में डिस्क्लोज करेगी और ऑडिटर एक पैरा ऐड करेगा, याद करो कौन सा पैरा, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट, ऑडिटर को लग रहा है गोइंग कंसर्न तो है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट है, अभी भी अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इवेंट और कंडीशन। अब ऑडिटर क्या करेगा, तो दो केस यहाँ पर, मैनेजमेंट ने उस अनसर्टेनिटी को प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया है और दूसरा नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट क्या कर देगा, मॉडिफाई, और बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन में बताएगा कि मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया अनसर्टेनिटी को, और दूसरा अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया तो ऑडिटर रिपोर्ट कौन सी देगा, अनमॉडिफाई, और ऑडिटर एक अलग से पैरा ऐड करेगा, हेडिंग रहेगी मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग गोइंग कंसर्न, और रिफर करेगा उस नोट नंबर का जहां पर उस अनसर्टेनिटी को डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, बस भाइयों खत्म हो गया, इस स्टैंडर्ड बस यही पढ़ने लायक है, बाकी तो सब ये बेसिक चीज है। तो देखिए लगभग पूरा ये टॉपिक अपना खत्म हो गया भाइयों, लगभग मतलब पूरा 90%, एक स्टैंडर्ड बचा है ऐसे 550। सोचिए मैंने 1 घंटे में आपको पूरा ये टॉपिक रिवाइज कर दिया है। अब ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी, थोड़ा सा जल्दी सुनिएगा क्योंकि अब टाइम नहीं अपने पास, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं इसको। ऐसे 550 बोलता है कि जनरली एफआरएफ में रिलेटेड पार्टी डिफाइन कर दिया जाता है। अगर नहीं डिफाइन किया गया तो इस ऐसे में डिफाइन किया गया है रिलेटेड पार्टी को, पहला कि अगर किसी भी पर्सन या एंटिटी का रिपोर्टिंग एंटिटी यानी हमारी कंपनी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या कंट्रोल है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, तो ये हमारी रिलेटेड पार्टी है। या रिपोर्टिंग एंटिटी का इस पर्सन या एंटिटी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या कंट्रोल है तो वो हमारी रिलेटेड पार्टी। या फिर एंटिटी और रिपोर्टिंग एंटिटी दोनों में कॉमन ऑनरशिप है, कॉमन मैनेजमेंट है, कॉमन ऑनर आर द क्लोज फैमिली मेंबर है, तो दोनों को रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। बट गौर स्टेट कंट्रोल इंटरप्राइजेस को रिलेटेड पार्टी नहीं, भले ही कॉमन ऑनरशिप में नहीं मानेंगे लेकिन मानेंगे अगर दोनों के बीच में, लाइक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की दो कंपनियां हैं, दोनों गवर्नमेंट कंपनियों के बीच में रिसोर्सेज शेयरिंग हो रहे हैं, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो उसे माना जाएगा। समझ में आई बात। और भाइयों रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में ज्यादा रिस्क होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अपॉर्चुनिटी देते हैं कंपनी को फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने की और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करने की। इसमें रिस्क ज्यादा रहता है, डिटेक्शन रिस्क रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कि ऑडिटर को सब कुछ सही दिख रहा है, सभी एविडेंस मिल रहे हैं, सभी डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं, फिर भी हो सकता है ऑडिटर उस ट्रांजैक्शन में फ्रॉड को डिटेक्ट ना कर पाए, गलतियों को डिटेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो नॉर्मल टर्म्स में नहीं होते हैं, इससे रिस्क बढ़ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का। ऑडिटर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए जिससे ऑडिटर को आइडेंटिफिकेशन पता चल सके कि रिलेटेड पार्टी है कि नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न एंटिटी का, इंफॉर्मेशन फाइल्ड विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी, हर लिस्टेड कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के पास क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना पड़ता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की डिटेल, तो ऑडिटर वहां से पता कर लेगा कि कौन कौन रिलेटेड पार्टी है। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट से पता चल जाएगा, इंटरनल ऑडिटर ने डिटेल रिपोर्ट की होगी। शेयर होल्डर रजिस्टर से पता चल जाएगा कंपनी के मेन शेयर होल्डर कौन है। इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कंपनी के मेन इन्वेस्ट में कहां कहां पैसा लगा हुआ है।
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी ने कोई एक्वायर की है क्या। और तीन चीजें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ, तो हो सकता है वो ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो। दूसरा, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। एग्जाम्पल, किसी पार्टी को 40% डिस्काउंट दिया गया है, जरूर हो सकता है सामने वाला रिलेटेड पार्टी हो। और तीसरा, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएटेड ड्यूरिंग द ईयर, रीनेगोशिएट हुए हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो गए थे, फिर से उसे पुटअप किया जा रहा है अप्रूवल के लिए। तो ये सभी एग्जाम्पल है भाइयों, ये सभी डॉक्यूमेंट है जिससे ऑडिटर को रिलेटेड पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो भाइयों यहाँ पर अपन अब बस खत्म करते हैं। तो अपना चैप्टर नंबर 3 का कंप्लीट रिवीजन लगभग हो गया है। कुछ पुरानी बातें मेरे ख्याल से याद हुई होगी अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो, और नहीं सुने होंगे तो एक बार इस लेक्चर को फिर से सुनिएगा, तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। ओके।